हाँ जी। जय जिनेंद्र। गाइस, हमारा लीगल एप्टीट्यूड चल रहा है और लीगल एप्टीट्यूड में ऑलरेडी हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ख़त्म कर चुके हैं। हम लोगों ने एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ स्टार्ट किया हुआ है, राइट। चैप्टर नंबर 4 ऑफ लीगल एप्टीट्यूड। लीगल एप्टीट्यूड की 17 क्लासेस हो चुकी है, ये 18th क्लास है। और कंपनी लॉ की ऑलरेडी हम 2 क्लासेस कर चुके हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर दोनों क्लासेस अपलोडेड है दीप ज्ञान क्लासेस के ऊपर। जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम हमारी वीडियोस देख रहे हैं उनको मैं इन्फॉर्म कर दूं कि हम सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट की सारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। नोट्स के लिए आपको हमारी व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्ट ज्वाइन करनी पड़ेगी। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9811196732। तो यहाँ पर आप रिक्वेस्ट सेंड कीजिए कि आपको हमारी ब्रॉडकास्ट लिस्ट ज्वाइन करनी है और हम आपको अपनी लिस्ट में ऐड कर लेंगे। फिर जो भी नोटिफिकेशंस है वो आपको मिलते रहेंगे, राइट। तो हमारे इस नंबर को अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर ऐड कर लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा और हमें रिक्वेस्ट सेंड कर दीजिएगा ब्रॉडकास्ट लिस्ट के लिए, ठीक है। स्पेसिफिकली लिखिएगा कि आई वॉन्ट टू ज्वाइन सी एस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट ब्रॉडकास्ट लिस्ट। चलिए जी। तो जी फर्स्ट 2 क्लासेस के अंदर हम लोगों ने क्या कवर किया है। हम लोगों ने देखा कि मीनिंग ऑफ कंपनी, कंपनी का मतलब क्या है। फिर जी नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले कॉर्पोरेट पर्सनालिटी को डिस्कस किया था। सारे एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस कर चुके थे। उसके अलावा जी देखिए, मैं आप लोगों को एक स्टोरी के फॉर्म में, फर्स्ट क्लास में एक स्टोरी के फॉर्म में ओवरऑल कंपनी का स्ट्रक्चर समझा चुका था, ठीक। जिसके अंदर हम लोगों ने सारी करेक्टरिस्टिक्स को कंसीडर करने की कोशिश की थी। आ जाइए जी, अब हमें स्टार्ट करना है लिमिटेड लाइबिलिटी से, सेकंड करेक्टरिस्टिक ऑफ द कंपनी। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स को अभी भी शायद समझ में नहीं आया कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन में और कंपनी में क्या डिफरेंस है। बेटा, कंपनी भी एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन ही है, एक ऐसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन विच इज फॉर्म्ड फॉर अ कॉमन ऑब्जेक्ट। एक ऐसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन विच इज फॉर्म्ड फॉर अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। और कॉमन ऑब्जेक्टिव कंपनी केस में क्या होता है? बिजनेस, राइट। मान के चलिए टेक्सटाइल का बिजनेस करना चाहते हैं 4 लोग, तो वो चारों मिलकर एक कंपनी स्टार्ट करेंगे। तो वो चारों लोग जब मिले तो क्या बन गए? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। किस चीज़ के लिए मिले? टेक्सटाइल के बिजनेस के लिए मिले आपस में, राइट। कॉमन ऑब्जेक्टिव है और वो चारों लोग मिलकर कंपनी स्टार्ट करेंगे। कंपनी कैसे स्टार्ट करेंगे? कहता है उन वो जब मिले तो एसोसिएट तो हो ही गए फॉर अ कॉमन पर्पस। जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलते हैं तो आपस में एसोसिएट तो ही जाते हैं। लेकिन जब वो अपनी इस एसोसिएशन को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास अंडर कंपनी लॉ, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास अपनी इस कंपनी को रजिस्टर करवा लेते हैं, अपनी इस एसोसिएशन को रजिस्टर करवा लेते हैं, तो उनकी एसोसिएशन लॉ की नज़रों में क्या बन जाती है? कंपनी। लॉ की नज़रों में कंपनी बनने का मतलब क्या है? कहता है जी जो भी कंपनी लॉ के अंदर उस एसोसिएशन को बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, एडवांटेजेस मिलने वाली है, करेक्टरिस्टिक्स मिलने वाली है, वो तभी पॉसिबल है जब वो अपने आप को आरओसी के पास रजिस्टर करवा ले। तभी लीगली हम उसे कंपनी बोलेंगे, इन लीगल सेंस तभी वो कंपनी बोली जा सकती है। अगर वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाती कंपनी लॉ में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास, तब तक वो सिर्फ एसोसिएशन ऑफ पर्सन रहेगी, कंपनी नहीं होगी, राइट। एसोसिएशन ऑफ पर्सन की लॉ की नज़रों में कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है। लॉ कहता है ABCD 4 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो भैया ये इंडिविजुअली भी हर तरह से लायबल है इस एसोसिएशन के लिए। अगर इस एसोसिएशन ने 50 लाख का उधार लिया है किसी से, तो 50 लाख रुपए इन चारों से भी रिकवर किए जा सकते हैं। अगर 3 भाग गए, खाली डी ही फंसा, तो डी से अकेले से भी रिकवर किए जा सकते हैं। इसका मतलब लॉ की नज़रों में ये चारों अभी भी अलग अलग ही हैं, बस मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन जब ये एसोसिएशन कंपनी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, आरओसी के पास रजिस्टर हो जाएगी अंडर कंपनी लॉ, तो लॉ कहेगा भैया अब तो ये चारों क्या बन गए? एक कंपनी बन गए। तो इंडिविजुअल की कोई आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी किसकी है? कहता है जी कंपनी की आइडेंटिटी है, ठीक है। जो काम होगा कंपनी के नाम पर होगा। अगर केस फाइल करना है कंपनी के नाम पर केस फाइल करना है, पैसे रिकवर करने हैं कंपनी से पैसे रिकवर करने हैं। आप किसी भी मेंबर को या डायरेक्टर को डायरेक्टली टच नहीं कर सकते।
लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को, जो आपकी बुक में दे रखा है उससे थोड़ा सा आगे जाकर समझा रहा हूँ। कहता है जी अगर हम लाइबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो तीन तरह की कंपनी बनाई जा सकती है। एक तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, एक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और एक अनलिमिटेड कंपनी। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। तो जब आप कंपनी बनाने जाओगे तो आप बकायदा बताओगे रजिस्ट्रार को कि भैया आपको कौन सी कंपनी बनानी है। तो बेसिकली जो हम फॉर्म फिल करेंगे ना कंपनी इनकॉर्पोरेशन का, तो उस फॉर्म में ऑप्शन दी गई होगी कि आप कौन सी कंपनी बनाना चाहते हो, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर या कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी या अनलिमिटेड कंपनी। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब क्या है, कहता है जी जहां पर कंपनी की शेयर कैपिटल होगी, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का मतलब मैं आपको प्रीवियस 2 क्लासेस में समझा चुका हूँ, राइट। जहाँ पर कंपनी की शेयर कैपिटल होगी, मान के चलिए कि ए बी सी डी 4 लोग मिलकर कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं। ए कहता है भैया मैं अपने घर से 25,000 रुपये ला सकता हूँ काम के लिए। बी कहता है भैया मैं अपने घर से 50,000 रुपये ला सकता हूँ काम के लिए। सी कहता है भैया मैं 75,000 रुपये ला सकता हूँ काम के लिए। डी कहता है यार मैं तो 50,000 रुपये ही ला सकता हूँ काम के लिए। टोटल मिलाकर इनके पास पैसा कितना हो गया, कहता है जी 2 लाख रुपये। टोटल मिलाकर पैसा कितना हो गया, 2 लाख रुपये। अब इन्होंने डिसाइड करना है कि ये जो काम करने जा रहे हैं क्या ये पार्टनरशिप की फॉर्म में करेंगे या कंपनी की फॉर्म में करेंगे। ये खुद कौन डिसाइड करेगा, कहता है ABCD जो लोग काम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर ये पार्टनरशिप की फॉर्म में काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो फिर पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल है। अगर कंपनी के फॉर्म में काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो इन लोगों को बकायदा अपने आप को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो जी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज पूछेगा कि भैया आप जो कंपनी बना रहे हो कौन सी बना रहे हो, ये कहेंगे लिमिटेड बाय शेयर्स, क्योंकि हम लोग कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो रजिस्ट्रार पूछेगा ठीक है आप लोग खुद डिसाइड कीजिए कि आपके शेयर की फेस वैल्यू क्या होगी। क्या बात कर रहा हूँ मैं, फेस वैल्यू क्या होगी। फेस वैल्यू का मतलब क्या हुआ, कहता है ओरिजिनल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू। जैसे हम क्या बोलेंगे, एक्चुअल वैल्यू, या इसे हम क्या बोलेंगे, नॉमिनल वैल्यू। तो सारे एक ही है, एक ही मतलब है चारों टर्म्स का कि जी आपके शेयर्स की फेस वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू क्या होगी। आपकी कैपिटल है 2 लाख, आप कहते हो जी हम लोग 10 रुपये का एक शेयर रखेंगे, तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितने शेयर हो जाएंगे, कहता है जी 20,000। कितने शेयर हो जाएंगे, 20,000। तो जी आपने रजिस्ट्रार को कहा कि देखिए जो हमारी कंपनी है उसकी शेयर कैपिटल इज़ 2 लाख रुपीज़ डिवाइडेड इनटू 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो हम इस तरह से अपने बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। अब जी इसको फेस वैल्यू क्यों बोल रहा हूँ मैं, जो चीज़ भी मैं बताए जा रहा हूँ ध्यान से सुनते रहिएगा, बाद में जाके सारे हाथ पैर जोड़ेंगे और आपके सामने कंपनी खड़ी पाएगी, ठीक है। ज़रूरी नहीं है जो बुक में दिया हुआ है सिर्फ वही बताऊँगा, जो बुक में दे रखा है वो समझाने के लिए भी तो और चीज़ें समझानी पड़ेगी ना, तो हर चीज़ बड़े ध्यान से सुनते रहिएगा। तो जी इसको हम फेस वैल्यू क्यों बोलते हैं, कहता है क्योंकि ये ओरिजिनल वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू है, अभी कोई एडिशन नहीं है, कोई इसके अंदर डिडक्शन नहीं है। एडिशन डिडक्शन का क्या मतलब होता है, मैंने कहा कि मान के चलते हैं कि 2 लाख रुपए से काम शुरू किया कंपनी ने, जब 2 लाख से काम शुरू किया तो कंपनी ने डिसाइड किया, मतलब ABCD ने डिसाइड किया कि कितने रुपए पर शेयर होगा, 10 रुपीज़। तो जी नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, चलो जी ये क्या है, कहता है जी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, ठीक। अब जी पूरा साल हो गया काम करते हुए और कंपनी ने 1 लाख का प्रॉफिट भी अर्न किया, तो जी कंपनी के पास टोटल कितने पैसे हो गए। मैं बड़ी सिंपल सी वेग सी लैंग्वेज में फ़िलहाल बात कर रहा हूँ, कंपनी के पास कितने पैसे हो गए, कहता है 2 लाख प्लस 1 लाख, कंपनी के पास 3 लाख रुपए हो गए। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, कहता है अभी भी नंबर ऑफ शेयर्स तो उतनी ही है, कितने, 20,000। अब जी 20,000 शेयर्स में 3 लाख को डिवाइड किया जाएगा,
20,000 शेयर्स में 3 लाख को डिवाइड किया जाएगा। तो एक शेयर की वैल्यू कितनी हो गई? अब कहता है जी कायदे से देखा जाए तो एक शेयर की बुक वैल्यू कितनी हो गई? कहता है 15 रुपये। 3 लाख को 20,000 शेयर्स थोड़ा ना इंक्रीज हुए हैं भाई, जो इनिशियल कैपिटल थी उससे काम करते रहे। अब 1 लाख का प्रॉफिट और हो गया, तो टोटल मैं मान के चल रहा हूँ कंपनी के पास 3 लाख रुपए हो गए। वो किसकी एसेट है? कहता है जी जितनी भी एसेट है नंबर ऑफ शेयर्स में डिवाइड की जाएगी। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 2,20,000 शेयर्स हैं, तो 3 लाख को 20,000 शेयर्स में डिवाइड करेंगे तो बुक वैल्यू कितनी आ गई? कहता है 15। जबकि फेस वैल्यू क्या है, ओरिजिनल वैल्यू क्या है? 10, राइट। तो कहता है नॉमिनल वैल्यू डिफरेंट हो सकती है बुक वैल्यू से, बुक वैल्यू डिफरेंट हो सकती है मार्केट वैल्यू से। कैसे डिफरेंट होगी मार्केट वैल्यू से बुक वैल्यू? कहता है जी मार्केट में मान के चलो 10% रिटर्न है। 10% रिटर्न मतलब अगर कोई 2 लाख रुपए लगा के काम करता है तो उसको पूरे साल में 20,000 रुपये बचेंगे। अगर कोई 2 लाख रुपए लगा के काम करेगा तो उसे पूरे साल में 20,000 रुपये बचेंगे। भैया ये तो कंपनी बड़ी ही प्रॉफिटेबल है, जो 2 लाख रुपए लगा के काम शुरू किया और 1 लाख बच गया। मतलब जितना मार्केट में रिटर्न है उसका 5 गुना ज़्यादा बच गया। कितना टाइम्स ज़्यादा बच गया? कहता है जी टोटल मिला के इसको तो 5 गुना ज़्यादा बच गया, 1 लाख रुपए बच गया। ठीक है। अब जी अगर मैं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस कंपनी का एक शेयर 5 गुना ज़्यादा का ले लूँ, 50 रुपये का एक शेयर ले लूँ मैं इस कंपनी का, तो भी मुझे प्रॉफिट कितना मिलने वाला है? कहता है जी 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है, डिवाइडेड बाय 20,000 शेयर्स। 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय 20,000 शेयर्स, तो पर शेयर प्रॉफिट कितना आया? सिर्फ प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ मैं फ़िलहाल, शेयर के वैल्यू की बात नहीं कर रहा। प्रॉफिट कितना था? 1 लाख रुपए, शेयर कितने थे? 20,000, डिवाइड किया तो पर शेयर प्रॉफिट कितना है? 5 रुपये। कहता है अगर मैं ये जो 10 रुपये का शेयर है जिसकी फेस वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू 10 रुपये है, इसको 50 का भी परचेज कर लूँ तो भी क्या घाटा है? 5 रुपये तो रिटर्न मिल रहा है मुझे पूरे साल में एक शेयर के ऊपर। 5 रुपये तो रिटर्न मिल रहा है, कितना हुआ? कहता है 10%। मार्केट में भी तो ये रिटर्न मिलेगा अगर मैं कहीं और इन्वेस्ट करूँगा तो भैया वो बंदा कंपनी का शेयर 10 रुपये वाला शेयर कहेगा 20 में भी लेने को तैयार हूँ, दूसरा कहेगा 30 में भी लेने को तैयार हूँ, चौथा कहेगा 40 में भी लेने को तैयार हूँ, क्योंकि वो लोग एक्चुअली में इस शेयर की वैल्यू मार्केट रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपेयर कर रहे हैं कि यार हम 40 रुपये लगाएंगे और 5 रुपये का हमें रिटर्न मिल गया तो भैया हमें तो लगभग 12% रिटर्न मिल गया। दूसरा कहता है यार मैं 30 रुपये लगाऊंगा और मुझे 5 रुपये का रिटर्न मिल गया तो 15% से भी ज़्यादा का रिटर्न मिल गया, राइट। तो बेसिकली बात यहाँ रिटर्न की हो रही है। तो मार्केट वैल्यू डिटरमाइन की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न, ठीक है। बुक वैल्यू जिसे हम दूसरे वर्ड्स में इंट्रिंसिक वैल्यू भी बोलते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू जो कि बेस्ड होती है अपॉन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। जबकि मार्केट वैल्यू जनरली कहता है जी एसेट्स को भी दिमाग में रखा जाता है, कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल को भी दिमाग में रखा जाता है और रिटर्न्स को भी दिमाग में रखा जाता है, ठीक है। ये जो प्रोसेस हमने समझा ना कि ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न्स, इस प्रोसेस को बोलते हैं कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन, कितनी कैपिटल लगा के क्या रिटर्न मिलने वाला है। कहता है हमें क्या मतलब है शेयर 10 रुपये का है, 12 का है, 15 का है, हमें तो ये बताओ हम कितने पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो कितना रिटर्न मिलेगा। अगर एक शेयर हम 30 रुपये का ले रहे हैं तो हमें कितना रिटर्न मिल रहा है? कहता है 5 रुपये। भैया बहुत सारा रिटर्न मिल रहा है। कायदे से मार्केट में तो सिर्फ कितना मिलता है? 10% मिलता है रिटर्न, मतलब 3 रुपये रिटर्न मिलता, या तो 5 रुपये रिटर्न मिल रहा है, तो भैया बहुत रिटर्न मिल रहा है ये तो, राइट। लगभग 16% रिटर्न मिल रहा है तो डिपेंड करता है ना किस चीज़ पर? कैपिटलाइजेशन पे, रिटर्न्स पे डिपेंड करता है। तो मार्केट वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, बुक वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, और फेस वैल्यू का मतलब ओरिजिनल वैल्यू, शेयर की एक्चुअल वैल्यू। जिस तरह अगर मैं कहूँ कि कोई प्रोडक्ट मार्केट में 100 रुपये का है लेकिन ब्लैक में कितने का बिक रहा है? कहता है जी 150 रुपये का, तो मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? ये मार्केट वैल्यू है, ये क्या है? फेस वैल्यू है, ठीक है। अगर मान के चलो प्रोडक्ट पिट गया, 100 रुपये का प्रोडक्ट है, कोई 80 में ही परचेज नहीं कर रहा, तो दुकानदार डिस्काउंट में सेल कर रहा है, कहता है ले लो यार 70 में ले लो,
तो ये क्या होगी, मार्केट वैल्यू होगी। तो मार्केट वैल्यू मे बी मोर देन द फेस वैल्यू, मे बी लेस देन द फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू मे बी डिफरेंट फ्रॉम द बुक वैल्यू। और मार्केट के केस में तो सेंटिमेंट्स बहुत वर्क करते हैं, खासकर शेयर मार्केट के केस में। लोगों को लग रहा है ये कंपनी चलने वाली है, इसके बिजनेस चलने वाला है, शेयर्स के रेट बढ़ने वाले हैं, वो ज़्यादा में भी लेना परचेज करना प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो जी इन लोगों को खुद डिसाइड करना है जी, हमारी जो बिजनेस होगा हमारा वो पार्टनरशिप के फॉर्म में होगा, कंपनी के फॉर्म में। अगर कंपनी के फॉर्म में होगा तो जी लिमिटेड बाय शेयर्स होगा, क्योंकि प्योर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग स्टार्ट करना चाहते हैं। और जब लिमिटेड बाय शेयर्स होगा तो ये डिसाइड करेंगे जी हम कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या पर शेयर की वैल्यू रहेगी, टोटल मिलाकर कितने हमारे शेयर्स रहेंगे। तो ऐसी कंपनी को हम बोलते हैं लिमिटेड बाय शेयर्स, जैसे कि आपकी रिलायंस है, टाटा है, एसबीआई है, जितनी भी आप कंपनीज डे टू डे रूटीन लाइफ में सुनते हो वो सारी क्या है, लिमिटेड बाय शेयर्स। ठीक, अब जी आपने इनिशियली क्या किया, कहता है जी एक बंदे ने लगाया 25,000 रुपये, तो उसे कितने शेयर मिल जाएंगे, कहता है एक शेयर 10 रुपये का, तो इसे मिल जाएंगे 2500 शेयर इंटू में 10। दूसरे ने लगाया 50,000 रुपये, तो जी इसको 5,000 शेयर मिल जाएंगे इंटू में 10। तीसरे ने लगाया 75,000 रुपये, इसे जी 7,500 शेयर मिल जाएंगे इंटू में 10। चौथे ने लगाया 5,000 रुपये, इसे 5,000 शेयर मिल जाएंगे इंटू में 10। टोटल मिला के कितने शेयर्स हो गए, 20,000 शेयर्स हो गए। पर शेयर की वैल्यू कितनी हो गई, 10। यहाँ तक क्लियर है। ठीक, अब जी कंपनी खड़ी हो गई, ध्यान से सुनते रहिए सारी बातें। कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई। इनकॉर्पोरेट करने वाले कौन थे, ए बी सी डी। इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम कहेंगे प्रोमोटर्स। प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनी, जिन्होंने कंपनी को प्रमोट किया, जिन्होंने एक आइडिया डेवलप किया, बिजनेस आइडिया, उस आइडिया को कॉन्क्रीट फॉर्म में कन्वर्ट किया, रियलिटी में कन्वर्ट किया, कंपनी बनाई, दे आर द फादर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी को पैदा करने वाले हैं ये। और अब इनको डिसाइड करना है कि जो कंपनी के केस में हम क्या कहते हैं कि जी डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना पड़ेगा। डायरेक्टर्स अलग हैं, मेंबर्स अलग हैं। जब ये कंपनी बना रहे थे तो ये क्या थे, प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी। जब कंपनी बन के खड़ी हो गई तब ये क्या बन गए, ये चारों कहते हैं मेंबर्स ऑफ द कंपनी। तब ये चारों क्या बन गए, मेंबर्स ऑफ द कंपनी। क्यों, बिकॉज दे आर हैविंग द शेयर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, और क्योंकि ये इनिशियल मेंबर थे, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ये क्या है, कहता है जी इनिशियल मेंबर्स। अगर आपने प्रीवियस क्लास सुनी हो, जो फर्स्ट क्लास मैंने दी थी, उसमें बताया था दो डॉक्यूमेंट्स का मैंने जिक्र किया था, एक एमओए एक एओए। तो जी एमओए के अंदर क्या बताया जाता है, कहता है जी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। दुनिया को बताता है एमओए की कंपनी क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। किसके लिए है, कहता है जी एमओए इज फॉर आउटसाइडर्स। दुनिया को बताएगा कि कंपनी क्या है भैया, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का काम क्या है, कंपनी का घर क्या है। तो नेम ऑफ द कंपनी एमओए में लिखा होगा। ठीक है, कहता है जी रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस क्या है, वो स्टेट इन विच रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड। भाई रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में है, मुंबई में, कहाँ पर है, काम तो कहीं भी कर सकती है, ऑल ओवर इंडिया भी कर सकती है, ऑल ओवर वर्ल्ड भी कर सकती है, लेकिन कोई ना कोई तो एक ऑफिस होना चाहिए ना, जहाँ पर हम चिट्ठी पत्र संदेश भेज दे तो हमें दिल को तसल्ली मिल जाए कि भैया कंपनी को मिल गया, बात खत्म। तो रजिस्टर्ड ऑफिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि दिस इज रजिस्टर्ड विद आरओसी। एमओए के अंदर ये एड्रेस दे रखा होता है। ठीक है, कंपनी के ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, मतलब बिजनेस। कंपनी के
ऑब्जेक्ट्स क्या है? कहता है जो ऑब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं एमओए में, जो बिजनेस लिखा हुआ है, उससे बाहर जाकर कंपनी काम नहीं कर सकती। अगर कंपनी ने लिखा है कि भैया हमारा बिजनेस है टेक्सटाइल का, तो कंपनी सिर्फ टेक्सटाइल का ही काम कर सकती है, कोई और काम नहीं कर सकती। अगर कोई और काम करना है तो पहले इसको चेंज करना पड़ेगा, अल्टर करना पड़ेगा एमओए को। ठीक है जी। फिर जी कंपनी की कैपिटल क्या है? जैसे हमने कहा ना, द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 2 लाख रुपीज डिवाइडेड इंटू 20,000 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच। और कंपनी की लाइबिलिटी क्या है? मतलब लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स क्या रहेगी? लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, लिमिटेड बाय गारंटी है, क्या है? तो जी एमओए में ये सारे क्लोज दे रखे होते हैं, क्लोज 1, क्लोज 2, क्लोज 3, क्लोज 4, क्लोज 5, 5 क्लोज दे रखे होते हैं एमओए के अंदर। नेम ऑफ द कंपनी, स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी सिचुएटेड, ऑब्जेक्ट्स मतलब बिजनेस ऑफ द कंपनी, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी एंड लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स। और जी ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करेगा? कहता है इनिशियल मेंबर्स ऑफ द कंपनी, दोज हु आर द प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनी, मतलब ए बी सी डी, ये चारों मिलकर डिसाइड करेंगे कि भैया कंपनी का नाम क्या होना चाहिए। एक बार ए बी सी डी डिसाइड करें कंपनी का नाम क्या होना चाहिए, फिर ए बी सी डी आर ओ सी के पास जाएंगे कि प्रभु हम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कंपनी के फॉर्म में स्टार्ट करना चाहते हैं, हम अपनी कंपनी का नाम दीप ज्ञान रखना चाहते हैं। तो जी कोचिंग क्लासेस स्टार्ट करना चाहते हैं जिसका नाम दीप ज्ञान रखना चाहते हैं। ठीक है, तो जी आर ओ सी चेक करेगा कि क्या दीप ज्ञान के नाम से कोई और कोचिंग क्लासेस रजिस्टर्ड है हमारे पास, क्या कोई और कंपनी रजिस्टर्ड है हमारे पास। अगर आरओसी को लगेगा कि भैया कोई ऑब्जेक्शन नहीं है दीप ज्ञान क्लासेस नाम देने में, तो आरओसी कहेगा ठीक है यू कैन प्रोसीड। इसका मतलब नेम रखने से पहले वी हैव टू टेक द कंसेंट ऑफ आरओसी इन केस ऑफ कंपनी। क्या पार्टनरशिप में ऐसा है? द आंसर इज नो, जो मर्जी नाम से पार्टनरशिप स्टार्ट कर लो। क्या एसोसिएशन ऑफ पर्सन में ऐसा है? द आंसर इज नो, जिस मर्जी नाम से एसोसिएशन ऑफ पर्सन स्टार्ट कर लो, जिस मर्जी नाम से सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट कर लो। क्योंकि ना तो सोल प्रोप्राइटरशिप लॉ की नज़रों में सोल प्रोप्राइटरशिप की लीगल एग्जिस्टेंस है, ना पार्टनरशिप की लीगल एग्जिस्टेंस है, ना एसोसिएशन ऑफ पर्सन की लीगल एग्जिस्टेंस है, बट लॉ की नज़रों में कंपनी की लीगल एग्जिस्टेंस है। तो लॉ कहता है भैया द नेम ऑफ द कंपनी शैल बी यूनिक, जो किसी और का ना हो, ताकि कंज्यूमर को आपस में कन्फ्यूजन ना हो। अगर दीप ज्ञान क्लासेस के नाम से 2 कंपनियां होगी तो कंज्यूमर को कन्फ्यूजन होगी कि कौन सी दीप ज्ञान क्लासेस की तरफ मुझे जाना है, राइट। तो कंपनी का नेम यूनिक होना चाहिए, इसलिए आरओसी के पास पूरा डेटाबेस होता है। तो आरओसी अपना डेटाबेस चेक करता है, आरओसी ट्रेडमार्क ऑफिस का डेटाबेस चेक करता है और देखता है कि किसी के पास कंपनी नाम का, दीप ज्ञान नाम का वर्ड है या नहीं है, और नहीं है तो आरओसी दीप ज्ञान को अलॉट कर देगा मुझे। जैसे आपने देखा हुआ है दीप ज्ञान के आगे आर लिखा होता है, रजिस्टर्ड, बिकॉज दीप ज्ञान इज माई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। दीप ज्ञान मेरा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड है मेरे नाम से। टू प्रोवाइड एजुकेशनल सर्विसेज, ठीक है, तो वाइडेस्ट अप्रोच है इसकी। इसका मतलब दीप ज्ञान के नाम से कोई और कोचिंग या फिर एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर सकता। ठीक, तो अगर आप चाहोगे कि मैं दीप ज्ञान के नाम से कंपनी बनाऊं, आरओसी विल नॉट अलाउ दैट, क्योंकि वो नेम ही नहीं आपको देगा। ठीक है जी। तो ये आरओसी के पास गए, नेम लिया, नेम लेने के बाद फिर आपने ये डिसाइड किया कि कौन से स्टेट में हमें रजिस्टर्ड ऑफिस क्रिएट करना है। मान के चलते हैं ए बी सी डी चारों दिल्ली बेस्ड है, दिल्ली में रहने वाले हैं, तो ये दिल्ली में ही अपना रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएट करेंगे। फिर जी ऑब्जेक्ट क्लियर है जी, कोचिंग प्रोवाइड करनी है, ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करनी है, राइट। कैपिटल 2 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 10, 20,000 शेयर कैपिटल होगी, और लाइबिलिटी क्या होगी? लिमिटेड होगी। लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स क्या होगी? लिमिटेड। अभी लिमिटेड वर्ड का मतलब समझाऊंगा, ठीक। ये सब किसने डिसाइड किया? ए बी सी डी ने, दोज हु आर द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी। लो जी एमओए तैयार कर लिया। फिर जी दूसरा डॉक्यूमेंट क्या तैयार करेंगे? ए बी सी डी कहता है जी एओए, एओए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो लोग खुद कह रहा है भैया योर कंपनी इज एन एसोसिएशन, कह तो रहा है कि आप जो कंपनी का आर्टिकल तैयार करोगे, हम उससे क्या बोलेंगे? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मींस रूल बुक।
लोग कहते हैं हमें बताइए आपकी कंपनी का इंटरनल वर्किंग कैसे होगा। तो जी उस चीज़ के लिए आप एक डॉक्यूमेंट तैयार कीजिए, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, एंड दिस आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज नॉट फॉर द आउटसाइडर्स, दिस इज बेसिकली फॉर द, कहता है जी, इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। बेसिकली ये क्या बता रहा है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की, कंपनी के अंदर जो काम होगा, किसके पास क्या पावर होगी, कौन बोर्ड मीटिंग कॉल कर सकता है, डायरेक्टर्स कौन कौन है, तो ये सब चीज़ कहाँ लिखा हुआ है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर। तो इसके जो क्लोज हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के, वो भी कौन डिसाइड करेगा, कहता है ABCD ये लोग आपस में डिसाइड करेंगे कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के क्लोज क्या होंगे। तो कुल मिला के ये लोग डिसाइड करेंगे MOA में क्या होगा, AOA में क्या होगा, क्या लिखा जाएगा, और उसके बाद ये दोनों डॉक्यूमेंट्स लेकर पहुंचेंगे ROC के पास। प्रभु हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दो, अपने पास रजिस्टर करवा लो, हम 4 लोगों को एज कंपनी अपने पास रजिस्टर कर लो। ठीक है, तो ROC अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा ROC को, और ROC को लगेगा दैट यू हैव कंप्लाइड विद ऑल द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, तो ROC विल डिक्लेयर यू एज ए कंपनी। मैं कह रहा हूँ ROC विल डिक्लेयर द ABCD एज अ कंपनी। मीन्स ROC कहेगा नाउ यू आर नॉट एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, यू आर अ कंपनी एंड यू कैन वर्क एज अ कंपनी। चलो जी, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई। अब जी ये लोग चारों मेरे पास आए, बाबूजी कंपनी तो हमने बना ली, अब क्या करें। मैंने कहा देखिए आप कंपनी बना चुके हो, तो अब आपको डिसाइड करना है कि हु शैल बी द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। वैसे मैं आपको बता दूं, जब हम कंपनी इनकॉर्पोरेट करने जाते हैं तो इनिशियली वी हैव टू डिक्लेयर द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, ठीक। बट चलो अभी वो बात की बात है। तो भैया आपको डिसाइड करना है कि जी डायरेक्टर्स कौन होगा, क्योंकि कंपनी लोग कहता है दैट मेंबर्स कैन नॉट इंटरफेयर इनटू डे टू डे बिजनेस ऑफ द कंपनी। Members have to appoint certain most competent persons to direct the business of the company, and those persons will be called directors. तो जी ABCD ने कहा हम किसी और क्यों अपॉइंट करें, हमें नॉलेज पूरी है, तो एक काम करते हैं ABC इन तीनों ने अपने आप को डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया इन द कंपनी। क्या मेंबर अपने आप को डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं? यस, द मेंबर कैन अपॉइंट देमसेल्फ एज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी बाय द कंसेंट ऑफ द मेजोरिटी। चारों ने मिलकर डिसाइड किया होगा कि डायरेक्टर्स कौन बनेंगे, A बनेगा, B बनेगा, C बनेगा। D ने कहा यार मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं, तुम तीनों मिलकर मैनेज करो कंपनी को, जो प्रॉफिट होगा मुझे देते रहना क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पर ABC क्या हो गई, कहता है ABC डायरेक्टर भी हो गए और मेंबर भी हो गए, डायरेक्टर भी हो गए और मेंबर भी हो गए। और यहाँ पर D क्या रह गया, कहता है D सिर्फ मेंबर है, D इज नॉट द डायरेक्टर। ठीक, मीन्स कंपनी की डे टू डे वर्किंग को कौन हैंडल करेगा, कहता है ABCD विल टेक द डिसीजन एज द डायरेक्टर एंड D कैन नॉट इंटरफेयर इनटू द डे टू डे बिजनेस ऑफ द कंपनी। क्यों बनाया गया स्ट्रक्चर, क्योंकि कंपनी फॉर्म बिजनेस के अंदर हजारों लाखों लोगों को मेंबर बनाया जा सकता है बाय सेलिंग द शेयर्स। क्या लाखों लोगों को कंपनी में डिसीजन टेकिंग पावर दे दें? अगर ऐसा कर देंगे तो भैया सिर्फ फाइट होगी आपस में, एक दूसरे के विचार नहीं मिलेंगे, कंपनी काम तो कर ही नहीं पाएगी। तो ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया कि भैया मेंबर्स सारे के सारे कंपनी में नहीं घुसेंगे। ठीक, जिन लोगों को एज डायरेक्टर अपॉइंट किया जाएगा सिर्फ वही लोग कंपनी को डायरेक्ट करेंगे, कंपनी के बिजनेस को डायरेक्ट करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ द मेंबर्स, बिकॉज द एक्चुअल ओनर्स आर द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। ठीक, अगर चाहते तो D को भी डायरेक्टर बना सकते थे, नो डाउट, ठीक है ना। लेकिन चलिए जितने कम डायरेक्टर्स होंगे, अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए, ऐसा नहीं कि जिसको मर्जी उठा के डायरेक्टर बना लिया कंपनी में। ठीक है, तो जी अब ये ABCD को एज डायरेक्टर रेम्यूरेशन भी मिलेगी, प्लस कहता है जी एज मेंबर डिविडेंड भी मिलेगा, जो प्रॉफिट का हिस्सा होता है, डिविडेंड भी मिलेगा। अभी मान के चलो कंपनी को 1 लाख रुपए का 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, कंपनी ने 1 लाख रुपए की रेम्यूरेशन दे दी ABCD को, अब प्रॉफिट कितना रह गया, 1 लाख रुपए। तो जी A को, B को, C को, तीनों को मिलाकर 1 लाख रुपए की रेम्यूरेशन चली गई। अब कंपनी का प्रॉफिट कितना रह गया, अब जो प्रॉफिट रह गया ये मेंबर्स में बटेगा। तो जी मेंबर्स कौन है, कहता है जी ABCD। मेंबर्स कौन है, ABCD, तो इनमें बटेगा। कहता है किस हिसाब से, नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से। A के पास कितने शेयर्स थे, कहता है जी टोटल मिला के शेयर कैपिटल थी 20,000, तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 20,000, तो पर शेयर कितना आ गया, प्रॉफिट 5 रुपये। जिसके पास जितने शेयर्स है इनटू में 5 रुपये कर लो, उसको उतना प्रॉफिट मिल जाएगा। तो जी जो डायरेक्टर्स को एडिशनल मिला तो भैया इनकी मेहनत के नाम का मिला।
डी ने मेहनत थोड़ा ना की है कंपनी को चलाने में, सिर्फ कंपनी बनाई और अपना काम करता रहा अलग से दूसरा काम। इन्होंने कंपनी बनाई भी, कंपनी में काम भी कर रहे हैं, तो इनको दोनों चीज़ मिलेगी, रेम्यूनरेशन भी मिलेगी प्लस प्रॉफिट भी मिलेगा, राइट। तो जी यहाँ पर जो ए बी सी डी है, मैं कह रहा हूँ जी ए बी सी डी में से ए बी सी डायरेक्टर भी बन गए, मेंबर भी बन गए, डी सिर्फ मेंबर है। लेकिन यही लोग तो थे इनिशियली जिन्होंने एमओए बनाया था। तो भैया जब एमओए बनाएंगे तो क्या ये एमओए को साइन नहीं करेंगे? एग्रीमेंट कर रहे हैं, सब चीज़ डिसाइड कर रहे हैं, तो ये साइन नहीं करेंगे एमओए एओए को? तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? दैट दीज आर द सब्सक्राइबर्स ऑफ द एमओए। इन लोगों ने एमओए को सब्सक्राइब किया, अपने साइन करें, अपना नाम लिखा है, इन्होंने कहा ठीक है इन टर्म्स एंड कंडीशंस पर वी आर रेडी टू इनकॉर्पोरेट द कंपनी। तो एमओए को भी सब्सक्राइब करेंगे, एओए को भी सब्सक्राइब करेंगे। जब कंपनी अच्छी चल पड़ी तो जी कंपनी ने सोचा और फंड्स इंट्रोड्यूस किए जाए कंपनी के अंदर। ए बी सी डी ने सोचा कि और फंड्स कंपनी में इंट्रोड्यूस किया जाए, कंपनी को बढ़ाया जाए। तो जी इन्होंने अपने फ्रेंड्स को कहा कि यार हम शेयर सेल करना चाह रहे हैं, कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहोगे? तो जी ई कहता है ठीक है मैं इन्वेस्ट करना चाहूँगा 2 लाख रुपए। तो जी कंपनी ई को 2 लाख रुपए के शेयर्स दे देगी। नाउ इज द मेंबर ऑफ द कंपनी, न्यू मेंबर ऑफ द कंपनी, बट इज नॉट द प्रमोटर, क्योंकि इनिशियली कंपनी किसने प्रमोट की थी? इन लोगों ने। इज ओनली द मेंबर नॉट द प्रमोटर। इज नॉट द सब्सक्राइबर ऑफ एमओए एओए, क्योंकि ई ने तो बाद में कंपनी को ज्वाइन किया है, तो ई इज द मेंबर बट नॉट द सब्सक्राइबर ऑफ एमओए एओए। ठीक है, बाद में जो लोग जुड़ते जाएंगे कंपनी के साथ एज मेंबर, वो सिर्फ मेंबर होंगे, ना तो प्रमोटर होंगे ना ही सब्सक्राइबर टू एमओए एओए होंगे। लेकिन ए बी सी डी क्या है? कहता है जी ये प्रमोटर्स भी है प्लस सब्सक्राइबर्स टू एमओए एओए भी है प्लस कंपनी के मेंबर्स भी है। ठीक है जी। तो जी या तो ऐसी कंपनी बनाई जा सकती है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अब जी मैं कह रहा हूँ लिमिटेड बाय शेयर्स का क्या मतलब हुआ? हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं लिमिटेड बाय शेयर्स। कहता है जी लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब ये है कि जो भी कंपनी का मेंबर बनेगा, जो भी इस कंपनी का मेंबर बनेगा, वो कंपनी का शेयर परचेज करेगा। हर मेंबर को एटलीस्ट 1 शेयर तो परचेज करना ही पड़ेगा, तभी तो कंपनी का मेंबर बनेगा। ठीक है। कहता है जी शेयर को ना यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट मान के चलो, वस्तु चीज़ मान के चलो। मैंने कंपनी का शेयर परचेज किया, कितनी वैल्यू थी? 10 रुपये। मैंने कंपनी को 10 रुपये दे दिए। नाउ आई एम द मेंबर ऑफ द कंपनी। अब जी कंपनी को लॉस हो उससे मेरा कोई मतलब नहीं है, कंपनी को लॉस होगा तो मेरा कोई मतलब नहीं है। अब ये लोग थे जिन्होंने कंपनी स्टार्ट की थी शुरुआत में 2 लाख रुपए से, शेयर कैपिटल 20,000 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज़ ईच। तो जी मान के चलते इनको नुकसान हो गया, 1 साल काम किया नुकसान हो गया, और कंपनी की एसेट कितनी रह गई? सिर्फ 1 लाख। कंपनी की एसेट कितनी रह गई? सिर्फ 1 लाख। और कंपनी के सर पे लाइबिलिटी है कितनी? 3 लाख। कंपनी के सर पे लाइबिलिटी है 3 लाख। इन्होंने सोचा यार कंपनी बंद करो, नुकसान हो रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो जी जो ये क्रेडिटर्स हैं, लाइबिलिटी होल्डर्स हैं, ये भैया कहेंगे कि हमें पैसे दो, हमें पैसे दो। ए बी सी डी कहेंगे कि भैया वी आर द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। आपने किसको दिया था उधार? कंपनी को। ए बी सी कहेंगे वी आर द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। आपने किसको दिया था उधार? कंपनी को। हमें पर्सनली तो नहीं दिया था ना, हमें पर्सनली तो नहीं दिया था ना। तो जी जो कंपनी की एसेट्स है वो बेच के जितना रिकवर हो सकता है उतना रिकवर कर लो, उससे ज़्यादा आप कुछ क्लेम नहीं कर सकते। आप जो क्लेम कर सकते हो किससे कर सकते हो? कंपनी से। कंपनी के पास कितने की एसेट है? 1 लाख रुपए की। आप मैक्सिमम ये क्लेम कर सकते हो, आप हमसे पर्सनली कुछ क्लेम नहीं कर सकते। तो जी ए बी सी डी का लॉस क्या है? कहता है इनकी शेयर्स की वैल्यू 0 हो गई। क्यों? इनके हाथ में कुछ बचा ही नहीं। तो इनके तो 2 लाख रुपए गए, 2 लाख रुपए गए, लेकिन कहता है जिन्होंने उधार दिया था उनका पूरा पैसा रिकवर नहीं हो पाएगा। उनको सिर्फ उतना ही पैसा मिलेगा जो कंपनी की एसेट्स बेचकर रिकवर हो सकता है। मतलब 2 लाख रुपए कहता है जी कोई रिकवर नहीं होगी। 2 लाख रुपए की कोई रिकवरी नहीं है। ये डायरेक्टली ए से, बी से, सी से या डी से पैसा रिकवर नहीं कर सकते। क्यों? यही तो सारा कंसेप्ट है। कंपनी की कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी है कंपनी। कहता है जी ये कंपनी है, जिसको मैनेज कौन कर रहा है? डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स को अपॉइंट किसने किया है?
मेंबर्स। कंपनी का प्रॉफिट किसे जाएगा? मेंबर्स को। रेम्यूनरेशन किसे मिलेगी? डायरेक्टर्स को। कहता है क्रेडिटर्स यहाँ पर है, क्रेडिटर्स यहाँ पर है। क्रेडिटर्स के पास क्या ऑप्शन ओपन है? खाली ये, सिर्फ ये। क्रेडिटर सिर्फ किसके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं? कंपनी के ऊपर। कहता है डायरेक्टर्स तक पहुंच ही नहीं सकते क्रेडिटर्स, पर्सनली डायरेक्टर के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते, पर्सनली मेंबर्स के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते, सिर्फ किसके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं? कंपनी के ऊपर। भैया जब इन्होंने कंपनी के साथ डीलिंग की थी, बिजनेस किया था, उधार दिया था कंपनी को, तो मान के चला जाएगा कि इन्होंने कंपनी का एमओए पढ़ा था, और एमओए में क्लियर कट लिखा था दैट द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स शैल बी लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब कि मेंबर्स ने जो कंपनी के शेयर्स ले रखे हैं बस उसके नाम का पैसा देंगे मेंबर्स, और वो भी किसको देंगे? मेंबर्स किसके शेयर्स ले रखे हैं? कंपनी को। किसको देंगे? कंपनी को। तो जी मेंबर्स ने एक बार अपने शेयर्स के नाम के पैसे दे दिए कंपनी को, उसके बाद मेंबर्स का कोई लेना देना नहीं है। कंपनी को लॉस होगा तो कंपनी जाने और आप जाने, कंपनी को प्रॉफिट होगा तो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेगी तो मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेगी या नहीं करेगी, डिसीजन कौन लेगा? डायरेक्टर्स लेंगे। मेंबर्स के पास ये भी राइट नहीं है कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो मेंबर ये कह दे कि भैया प्रॉफिट हमारे में डिस्ट्रीब्यूट करो। कौन डिसाइड करेगा? डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे कि कंपनी के प्रॉफिट को मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है या फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए, फ्यूचर कंटीजेंसी के लिए उठा के रखना है इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व्स। हो सकता है डायरेक्टर थोड़ा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दे मेंबर्स में, थोड़ा उठा के रखे, हो सकता है सारा उठा के रखे, कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट ना करे, हो सकता है डायरेक्टर सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दे, कुछ भी उठा के ना रखे। तो डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्टर्स, बिकॉज डायरेक्टर्स को ही तो अपॉइंट किया हमने कंपनी के बिहाफ पर राइट डिसीजन लेने के लिए, राइट। तो कहता है जी जो क्रेडिटर्स हैं दे कैन नॉट डायरेक्टली अप्रोच टू डायरेक्टर्स, दे कैन नॉट डायरेक्टली अप्रोच टू मेंबर्स फॉर द रिकवरी ऑफ देयर डेट्स, दे कैन ओनली फाइल केस अगेंस्ट द कंपनी। अब जी यहाँ पर मान के चलते हैं ये जो ई था जिसने 2 लाख रुपए के कंपनी के शेयर्स लिए थे, 2 लाख में से अभी सिर्फ 1 ही लाख रुपए दिया था, मतलब इसे कंपनी का अभी 1 लाख रुपए और देना था। तो क्या डायरेक्टर और क्रेडिटर्स डायरेक्टली ई को अप्रोच कर सकते हैं कि भाई तूने कंपनी का 1 लाख रुपए देना है, कंपनी की बजाय हमें दे दे क्योंकि कंपनी ने हमारा पैसा देना है? द आंसर इज बिग नो। ई क्या कहेगा? तेरे से ले रखा है कुछ, किससे लिया हुआ है? कंपनी से लिया हुआ है ना, तो मैं पैसे किसको दूंगा? कंपनी को दूंगा। मेरे ऊपर केस फाइल कौन कर सकता है? फॉर द रिकवरी ऑफ मनी, कंपनी केस फाइल कर सकती है के ऊपर। तो मतलब जो भी कंपनी के मेंबर्स हैं वो कॉरपोरेट शील्ड के पीछे छुपे हुए हैं। सीएस का मतलब कंपनी सेक्रेटरी नहीं, सीएस का मतलब कॉरपोरेट शील्ड के पीछे मेंबर्स छुपे हुए हैं। कॉरपोरेट शील्ड क्या कहती है? कहता है मेंबर्स या फिर डायरेक्टर्स, मेंबर्स या फिर डायरेक्टर्स आर नॉट पर्सनली लायबल फॉर द लॉस या क्रेडिट या एनी एक्शन ऑफ कंपनी। भैया क्लियर कट कहा कॉर्पोरेट शील्ड ने कि बेटा जो भी यहां पर स्टेक होल्डर है, चाहे इन द फॉर्म ऑफ कंज्यूमर, चाहे इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिटर, चाहे इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो भी स्टेक होल्डर है उसने कंपनी से डील किया था, मेंबर थोड़ा डील किया था। आज मैं मारुति की कार लेने जाऊंगा, मैं मारुति से डील कर रहा हूँ, मारुति के मेंबर से, मारुति के डायरेक्टर से थोड़ा डील कर रहा हूँ। तो भैया उसने कंपनी से डील किया था और कंपनी ही लायबल है मेंबर से डायरेक्टर्स तक पहुंचने की कोशिश मत करना क्योंकि कॉर्पोरेट शील्ड है। हाँ, कौन पहुंच सकता है मेंबर से डायरेक्टर्स तक? कंपनी। कौन पहुंच सकता है? सिर्फ कंपनी। और ये कंपनी भी मेंबर से क्या मांग सकती है? कहता है सिर्फ इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। कहता है कंपनी भी मेंबर से क्या मांग सकती है? अनपेड मनी ऑन द शेयर्स। क्या मांग सकती है? सिर्फ कि भैया आपने अगर कोई शेयर्स लिए हैं कंपनी से और उन शेयर्स का पैसा अभी अनपेड है, अनपेड
मनी ऑन शेयर्स, उन शेयर्स का पैसा अभी अनपेड है तो वो पैसा दे दीजिए, बस उतना मांग सकती है। तो मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या हो गई? लिमिटेड। कहाँ तक? कहता है लिमिटेड टू अनपेड मनी ऑफ द शेयर्स। एक बार मेंबर ने अपने शेयर कैपिटल के पैसे दे दिए, अपने शेयर्स जो परचेज किए थे उसके पैसे दे दिए, उसके बाद भैया मेंबर्स का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए कहते हैं लाइबिलिटी है बट लिमिटेड। लाइबिलिटी कितनी है? बस जितना पैसा मेंबर ने अपने शेयर कैपिटल का नहीं दिया। अगर मेंबर ने सारा पैसा दे दिया अपने शेयर कैपिटल का, 10 शेयर लिए थे, 10 के नाम के पैसे दे दिए, तो भैया उस मेंबर की कोई लाइबिलिटी नहीं। कंपनी को 1 करोड़ का नुकसान हो, 500 करोड़ का हो, 50 लाख का नुकसान, 50 करोड़ का नुकसान हो, ठीक है। अगर इस तरह से मेंबर्स के ऊपर लाइबिलिटी आने लग गई तो मैं किसी कंपनी के शेयर्स ही परचेज नहीं करूँगा। यार मैं मेंबर हूँ, ना तो मुझे बिजनेस में, डे टू डे बिजनेस में पार्टिसिपेट करने की परमिशन, ना ही मेरी बात सुनी जाती। इन जनरल एक इंडिविजुअल मेंबर की कोई बात नहीं सुनी जाती। तुम लोग डिसाइड कर रहे हो, मतलब डायरेक्टर्स डिसाइड कर रहे हैं कि क्या कंपनी करेगी क्या नहीं करेगी, राइट। वो डे टू डे वर्किंग को हैंडल कर रहे हैं। अब उनकी वजह से लॉस हो गया तो मैं क्यों बियर करूं? फिर मैं तो इन्वेस्ट ही नहीं करूंगा। मैं सिर्फ कितना इन्वेस्ट करता हूँ आज के टाइम में? जितने का रिस्क लेने का मेरे में मेरी एबिलिटी है। मुझे लगता है चल 1 लाख के शेयर्स ले ले, क्यों? मेरे पास 1 लाख रुपए स्पेयर पड़े हैं फॉर द इन्वेस्टमेंट। मैं 1 लाख के शेयर्स क्या सोच के लूँगा कि चल मैक्सिमम से मैक्सिमम ये 1 लाख रुपए जीरो होगा ना। कंपनी बिल्कुल भी डूब गई, शेयर्स की वैल्यू बिल्कुल खत्म हो गई, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 लाख रुपए जीरो होगा। मैं ये सोच के थोड़ी ना इन्वेस्ट करूँगा, चल 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देता हूँ, कोई बात नहीं, कुछ टाइम बाद हो सकता है 10 करोड़ की भी मेरे सर पे लाइबिलिटी आ सकती है कंपनी के नाम की। फिर मैं इन्वेस्ट ही नहीं करूँगा किसी कंपनी में, मतलब कंपनी फंड्स रेज ही नहीं कर पाएगी, राइट। तो आई थिंक लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब समझ में आ गया इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। फिर जी ऐसी कंपनीज भी होती है जो कि होती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब ये कंपनीज कौन सी होती है वो समझिए। अब मान के चलिए कि मेरे पास एक बड़ा सा बंगलो है, बड़ा सा हवेली मान लेते हैं, ठीक है जी। अब जी मैं इसको एक क्लब बनाना चाहता हूँ, तो जी क्लब बनाऊंगा तो क्लब के मेंबर्स भी बनाऊंगा, क्लब बनाऊंगा तो क्लब के मेंबर्स भी बनाऊंगा। तो जी मैंने क्या किया कि जो क्लब बनाया ये कंपनी के फॉर्म में बनाया, ठीक है। और जब आरओसी ने पूछा भैया आप कौन सी कंपनी बनाना चाहते हो, तो मैंने कहा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं क्लब की एक्टिविटी करूँगा, ठीक है जी। अब जब मेंबर्स बनाऊंगा तो मेंबर्स से मेंबरशिप फी भी लूँगा, लेट्स से 5,000 रुपये पर मेंबर मैंने मेंबरशिप फी ली। अब जी मैंने मेंबर्स को कहा कि भैया जो आप ये पैसे दे रहे हो ये शेयर्स के नाम के नहीं दे रहे, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी शेयर्स। आप ये तो मेंबरशिप फ़ी दे रहे हो, क्लब है तो चलाने के लिए पैसे चाहिए। तो मान के चलते हैं मैंने इनिशियली 100 मेंबर बनाए, एक मेंबर से 5,000 रुपये लिए, मेरे पास 5 लाख रुपये आ गए। तो ये 5 लाख रुपये ये क्लब के पास आ गए। अब जो क्लब कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, मान के चलते हैं इंडोर गेम्स हैं, या फिर मान के चलते हैं फूड है, ड्रिंक्स है, ठीक है। ये कोई भी जो फैसिलिटी क्लब प्रोवाइड करेगा अपने मेंबर्स को ही तो प्रोवाइड करेगा, किसी आउटसाइडर को तो प्रोवाइड नहीं करेगा। और जी ये मेंबर्स जो ये फैसिलिटीज़ लेंगे सब्सिडाइज रेट पे, जनरली क्या होता है क्लब्स के अंदर सब्सिडाइज रेट कहते हैं, मान के चलते हैं। तो जो भी फैसिलिटी है कुल मिला के क्लब जो प्रोवाइड करेगा, किसको प्रोवाइड करेगा? मेंबर्स। तो जी क्लब का बेनिफिट कौन लेने वाला है? मेंबर्स लेने वाले हैं, ठीक है। अब जब क्लब सामान मंगाएगा मार्केट से, उसका बेनिफिट कौन लेने वाला है? मेंबर्स लेने वाले हैं। तो मैं कहता हूँ देखो जी ये जो क्लब मैंने बनाया ना, इन द फॉर्म ऑफ कंपनी बनाया है, और जो भी इस क्लब का मेंबर बनेगा उसको एक चीज़ एग्री करनी पड़ेगी। क्या एग्री करनी पड़ेगी? कि जी कल को अगर ये क्लब बंद होता है, ध्यान से सुनिएगा, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ क्लब, कल को अगर ये क्लब बंद होता है
तो जी क्लब के सर पे जो भी लाइबिलिटी होगी, क्लब के सर पे जो भी लाइबिलिटी होगी जो कि क्लब खुद अपनी एसेट से पे ऑफ नहीं कर सकता, विच कैन नॉट बी पेड बाय क्लब। ठीक है, तो जो क्लब अपनी एसेट से पे नहीं कर सकता, कहता है जी मेंबर शैल कंट्रीब्यूट टू सच लाइबिलिटी, members shall contribute to the assets of the club। जब भाई क्लब की एसेट में मेंबर कंट्रीब्यूट करेंगे तभी तो क्लब लाइबिलिटी पे ऑफ कर पाएगा। तो मेंबर शैल कंट्रीब्यूट टू द एसेट ऑफ द क्लब कब, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, इफ द क्लब कैन नॉट पे इट्स लाइबिलिटी। ठीक, तो जी यहाँ एक अमाउंट बता दी जाएगी कि पर मेंबर कितने की गारंटी दे रहा है, कि जी पर मेंबर की मान के चलिए गारंटी है 2000 रुपीज़ की। हम ये पैसे आपसे कभी मांगने नहीं वाले जब तक क्लब गोइंग कंसर्न है, चल रहा है। हाँ, जब क्लब वाइंड अप होगा उस टाइम पर अगर क्लब अपनी लाइबिलिटी पे ऑफ नहीं कर पाया तो पर मेंबर से 2000 रुपये तक मांगे जा सकते हैं कम क्लब की एसेट्स के लिए, ताकि ये सारे पैसे कहाँ जाएंगे, क्लब की एसेट्स में, ताकि क्लब अपनी एसेट्स से अपनी लाइबिलिटीज़ पे ऑफ कर सके। ठीक है, हो सकता है कि हर मेंबर से 500 रुपये काम चल जाए, हो सकता है हर मेंबर से 1000 रुपये काम चल जाए, हो सकता है हर मेंबर से पूरे 2-2 हज़ार रुपये लेने पड़े और उसके बावजूद भी क्लब की एसेट्स उतनी ना हो पाए जितनी क्लब की लाइबिलिटी है। तो मान के चलते हैं क्लब की एसेट्स थी 1 लाख रुपये, क्लब ने 100 मेंबर्स बनाए थे, हर मेंबर से 2-2 हज़ार लिए एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप कि भैया वी आर अनेबल टू पे द लाइबिलिटी, तो 2-2 हज़ार रुपये दे दो। तो जी 100 मेंबर से 2-2 हज़ार रुपये लिए, 2 लाख रुपये हो गए। जो पहले 5,000 रुपये लिए थे मेंबरशिप फी, कहता वो तो खा गए ना, खुद मेंबर्स ही खा गए बेनिफिट ले लेके, तभी तो ये नौबत आ गई कि क्लब बंद करना पड़ गया है। ठीक है, तो जी अभी 2-2 हज़ार रुपये और लिए तो टोटल मिला के क्लब की एसेट्स कितनी हो गई, 3 लाख रुपये, लेकिन लाइबिलिटी तो 5 लाख की है। कहता है अब भी पे ऑफ नहीं हो पा रही, कहता है पे ऑफ नहीं हो पा रही तो कोई बात नहीं, ये तो भैया जो भी क्रेडिटर्स हैं उनको समझना था कि क्लब के मेंबर्स कितने हैं, 100 मेंबर्स हैं, पर मेंबर की लाइबिलिटी कितनी है, गारंटी कितनी ले रखी है, पर मेंबर ने सिर्फ 2000 रुपीज़ की ले रखी है, और कल को अगर क्लब के पास कुछ नहीं होगा तो मैक्सिमम 2 लाख रुपये मेंबर से रिकवर किए जा सकते हैं। तो ये तो भैया उस बंदे को समझना था जो क्लब के साथ डील कर रहा था। कहता है एक बार अगर क्लब वाइंड अप होने जा रहा है, उस वक्त जो मेंबर ने गारंटी ली हुई थी उतना अमाउंट दे दिया, उसके बाद यू कैन नॉट आस्क एनीथिंग फ्रॉम द मेंबर। और वो भी ये जो 2000 रुपये ये भी कौन मांग सकता है, कहता है क्लब, मतलब कंपनी। क्रेडिटर डायरेक्टली मेंबर को अप्रोच नहीं कर सकता। अगेन कॉर्पोरेट शील्ड, कॉर्पोरेट दीवार, कि बेटा डायरेक्टली मेंबर को टच नहीं कर सकते, डायरेक्टर को टच नहीं कर सकते। यू कैन आस्क ओनली, यू कैन आस्क योर मनी ओनली टू द कंपनी। कंपनी चाहेगी तो कंपनी कैन आस्क इट फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स, मतलब मेंबर्स। ठीक है, तो ये जो लाइबिलिटी क्लोज है, गारंटी क्लोज है, ये भी सिर्फ कहता है जी कंपनी मेंबर्स से इकट्ठे करेगी और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको देगी। डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स कैन नॉट टच द मेंबर्स। ठीक है, और यहाँ लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब क्या है, जो अमाउंट की गारंटी ले रखी है बस वहीं तक लाइबिलिटी लिमिटेड है, उससे ज़्यादा मेंबर का कोई लेना देना नहीं है। ठीक, फिर जी तीसरा आता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी नाम अपने आप में क्या सजेस्ट कर रहा है, दैट द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर शैल बी अनलिमिटेड। तो इस केस के अंदर लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स क्या है, अनलिमिटेड। मेंबर्स क्या है जी, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स अनलिमिटेड। मतलब जितना भी कंपनी को नुकसान होगा वो सारा मेंबर से रिकवर किया जा सकता है। कौन रिकवर करेगा, कंपनी। कहता है इवन इन दिस केस, इवन इन दिस केस कॉर्पोरेट शील्ड तो बनी रहेगी।
मतलब जो स्टेक होल्डर्स है, कंज्यूमर्स है, क्रेडिटर्स है, गवर्नमेंट है, कोई भी जिसने कंपनी से पैसे रिकवर करने हैं वो डायरेक्ट मेंबर को टच नहीं कर सकता। इवन इन केस ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी वो सिर्फ कंपनी पे केस फाइल करेगा, कंपनी मेंबर्स से रिकवर करेगी और फिर स्टेक होल्डर्स को देगी। कंपनी रिकवर कर सकती है मेंबर से, लेकिन डायरेक्टली मेंबर को कोई हाथ नहीं लगा सकता, डायरेक्टली मेंबर के ऊपर कोई केस फाइल नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहां पर भी चाहे लाइबिलिटी ऑफ मेंबर अनलिमिटेड है, लेकिन कॉर्पोरेट शील्ड यहां पर भी है। मतलब मेंबर्स आर लायबल ओनली टू द कंपनी, नॉट टू द स्टेक होल्डर्स डायरेक्टली। ठीक है जी, तो इसलिए हम कहते हैं कि इन केस ऑफ कंपनी द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स क्या है, लिमिटेड। चाहे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हो या लिमिटेड बाय गारंटी हो या अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी कौन बनाता है? कहता है मेरे जैसा इंसान बना सकता है, जो मान के चलो 2001-2002 के अंदर अगर ऑनलाइन क्लासेस लाने की सोच रहा है और बैंक को कह रहा भैया पैसे दे दो क्योंकि मैं एक सिस्टम डेवलप कर रहा हूँ जहाँ मैं ऑनलाइन क्लासेस रन करूँगा। बैंक कह रहा है पागल हो गया, ऐसा कभी होता है क्या? कब की बात कर रहा हूँ मैं? 2000 की, 2001 की, जब किसी किसी के घर में इंटरनेट हुआ करता था, स्कूल में भी कोई कोई इंटरनेट हुआ करता था, डॉट सिस्टम चला करते थे। उस वक्त मैं कह रहा हूँ जी आगे फ्यूचर में जाके देखना ऑनलाइन क्लासेस का ज़माना होगा। बैंक कह रहा पागल हो गया, ये 100% फेल हो जाएगा इसका प्रोजेक्ट, सारे पैसे डूब जाएंगे। तो भैया मैं कंपनी बनाऊंगा अनलिमिटेड लाइबिलिटी के साथ कि भैया देखिए अनलिमिटेड लाइबिलिटी है कंपनी की, मेंबर्स की। ठीक है, तो आप पैसे देने में डर क्यों रहे हो? जितना भी लॉस होगा कंपनी को, कंपनी मेंबर से रिकवर करेगी और आपको दे देगी। तो ऐसे केसेस में जो कि बेसिकली एक न्यू वेंचर होता है, मार्केट में एक न्यू स्टार्टअप होता है, कुछ नया होता है, जहाँ लोग अगर लिमिटेड लाइबिलिटी वाला केस हो, ये दो केस हो, तो लोग पैसे ही नहीं देंगे जहाँ पर, तो वहाँ पर इस टाइप की अनलिमिटेड कंपनी बनाई जाती है। जैसे म्यूज़िक के केस में कि जी म्यूज़िक कंपनी लॉन्च करनी है, पता नहीं कामयाब होगी फेल होगी, तो पैसा रेज करने के लिए हम क्या कहेंगे, भैया अनलिमिटेड कंपनी बना रहे हैं, द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स विल बी अनलिमिटेड। अगर कंपनी पैसा नहीं दे पाई आपका, तो कंपनी अपने मेंबर्स से रिकवर करके आपको सारे पैसे दे देगी। ठीक है, हाँ जी, द प्रिविलेज ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी फॉर बिजनेस डेट इज़ वन ऑफ द प्रिंसिपल एडवांटेज ऑफ डूइंग द बिजनेस अंडर द कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि मैं जब कंपनी स्टार्ट करूँगा तो मैं सिर्फ अपने जेब से उतना पैसा निकालूंगा जितने का मैं रिस्क लेने की हिम्मत रखता हूँ। मैं उतने ही शेयर्स परचेज करूँगा जितने पैसे का मैं ये सोच के चल सकता हूँ कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या होगा, ये पैसे जीरो हो जाएंगे। राइट, द कंपनी बीइंग अ सेपरेट पर्सन is the owner of its assets and bound by its liabilities. The liability of the members as the stakeholder extend to the contribution to the assets of the company up to the nominal value of the shares held and not paid by the member. Members की liability कितनी? In case of company limited by shares, कहता है जितने मैंने शेयर्स लिए और उन शेयर्स के पैसे नहीं दिए, बस उतनी लाइबिलिटी। एक बार मैंने अपने शेयर्स के पैसे दे दिए, उसके बाद मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं। कहता है मेंबर्स इवन एज अ होल आर नाइदर द ओनर ऑफ द कंपनी अंडरटेकिंग नॉर लायबल फॉर इट्स डेट। तो अगर मैं किसी कंपनी के शेयर्स ले लिए तो इसका मतलब ये थोड़ा ना मैं उस कंपनी की सारी एसेट्स का मालिक बन गया। ना तो मैं उसका मालिक हूँ इंडिविजुअली, कोलेक्टिवली जो मेंबर्स सारे मिलकर कंपनी के मालिक है, इंडिविजुअली मैं कोई मालिक नहीं हूँ। राइट, ना ही मैं कंपनी के डेट के लिए लायबल हूँ। इन अदर वर्ड्स, अ शेयर होल्डर इज लायबल टू पे द बैलेंस इफ एनी लिखा हुआ है ड्यू ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय हिम when called upon to pay and nothing more, even if the liability of the company for exceed its assets। ठीक है जी, तो ये सारा आगे वही समझा रखा है जो मैंने आपको बताया था। इस केस लॉ में भी वही चीज़ बताई हुई है। द स्टैट्यूट रिलेटिंग टू द लिमिटेड लाइबिलिटी हैव प्रोबेबली डन मोर देन, ये कुछ नहीं है, मतलब इवन आप चाहो तो इसे काट भी सकते हो, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी नहीं है। और जो चीज़ समझाने की थी वो चीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ। इसके अंदर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, चलो ये चीज़ तो मैं भी बाद में समझाऊंगा आपको, ये चीज़ यहाँ पर समझाने की नहीं है। आपको ये तो पता होना चाहिए कम से कम कि पब्लिक कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी क्या होती है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी क्या होते हैं, उसी के बाद आप ये चीज़ समझ पाओगे। तो जब मैं आपको पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी समझाऊंगा उस टाइम पर मैं ये पॉइंट आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है जी, चलिए जी, नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद द परपेचुअल सक्सेशन। आपको लग रहा होगा कि यार एक एक टॉपिक के ऊपर एक एक क्लास, भैया जो मैं समझा रहा हूँ ना, जब आप आगे जाओगे चैप्टर पे
तो आप कहोगे हाँ यार ये चीज़ हम पहले समझ चुके हैं। तो वो चीज़ जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो सब आप पढ़ने वाले हो, आज नहीं तो अगली 2 क्लासेस में पढ़ने वाले हो। तो अभी जो कंसेप्ट मैं समझा रहा हूँ वो समझा के ही तो आगे चलूँगा ना। ठीक है जी, चलिए, टेक केयर।